बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान के दोनों बेटों की अमरीका आमद और अमरीका के अंदर अहम शख्सियात से मुलाकात, और ये मुलाकातें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर किस तरह से असरअंदाज होंगी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के क्या घबराने के दिन शुरू हो गए, और फिर कुछ लोगों के ज़रिए इन मुलाकातों को एक गलत रंग देने के लिए किस तरह से बयानिया लॉन्च किया गया, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक ड्राई क्लीन मशीन लगाई गई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। 9 मई का वाक़या होता है और इस मशीन से किन किन लोगों को निकाला गया और किन लोगों को ड्राई क्लीन किया गया, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है और इस केस को किस किस लेवल पर चैलेंज किया जाएगा, ये भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर मरवत, शेर अफजल मरवत, और मरवत को ज़रा मुरवत ना आई अलीमा खान के ऊपर उन्होंने जो हमला किया, इसका भी भरपूर तरीके से जवाब देंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और मरवत साहब का एजेंडा क्या है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा क्या है, इसमें किस किस्म की आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। और फिर बारिश से तबाही का सिलसिला जारी है। पंजाब, केपी के और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो तबाही हुई और जो अब तक की अपडेट्स हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे आज के इस नशिस्त में। लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो है इमरान खान के दोनों बेटे अमेरिका गए, और अमेरिका जाने से पहले उन्होंने एक ट्वीट की, जिस ट्वीट के अंदर उन्होंने अपने वालिद की रिहाई के हवाले से तहरीक का ऐलान किया। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान जाकर अपने वालिद के लिए कोशिशें करेंगे, अमेरिका में लोगों से मिलेंगे और फिर पाकिस्तान के अंदर भी हम जाएंगे और ये हमारा हक है। और इसके बाद जमायमा स्मिथ अपने बच्चों के दिफा में मैदान में उतरती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत के कुछ वज़रा ने धमकियां देना शुरू की कि अगर दोनों बेटे पाकिस्तान आए तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वीज़ा उनको जारी नहीं किया जाएगा। बेटों की गिरफ्तारी, जमायमा की गिरफ्तारी, ये तमाम धमकियां पाकिस्तान की हुकूमत से मिलती हैं। और फिर जमायमा ने इसका भरपूर तरीके से दफा किया। अब जो ट्वीट थी कि हम अमेरिका जाएंगे और फिर पाकिस्तान, तो पहला जो फेज था अमेरिका जाने का, ये जी शुरू हो गया है और जो लाएमल था, और अमेरिका के अंदर अब ये मुलाकातें हो रही हैं। आपने व्यूअर्स एक बात याद रखनी है, पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत जिस तरह की थी, इसका अमेरिका के साथ जो टेंशन चली आ रही है, उसका जिक्र हम अपने मुख्तलिफ तज्जियों में और पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ी आपको बताते रहे। तो उसका हाल और जो उसका जो एक रुख इन ताल्लुकात का तब्दील होते हुए हमें नज़र आया उस वक्त जब पाकिस्तान और भारत की जंग होती है। फिर उसके बाद ईरान और इसराइल की जंग के अंदर भी ये ताल्लुकात डिफरेंट लेवल पर चले गए। और फिर जब फील्ड मार्शल साहब अमेरिका गए तो हमें इन ताल्लुकात के अंदर एक डिफरेंट किस्म के सिचुएशन डेवलप होती हुई जो है वो नज़र आई। अब इस सिचुएशन को डोनाल्ड ट्रंप किस तरह अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन लाइंस के ऊपर तज्जिए हो रहे हैं। इन लाइंस के ऊपर पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को देखा जा रहा है। अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है, अमेरिका पाकिस्तान में फील्ड मार्शल साहब को बुलाकर जो इज्जत दी गई उसका जिक्र पाकिस्तान में तज्जिया निकार कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका को जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो वो हासिल कर लेता है ताकत के बलबोते पर। और उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को बुलाकर जो पैगाम दिया वो पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुक़ को आगे बढ़ाने का था। तो इन हालात के अंदर वो तमाम शख्सियात जिन्होंने इमरान खान की रिहाई की बात की थी, और वो अब आपको ट्वीट्स नज़र नहीं आती, और अब अमेरिका से ये पहला मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी काबीना में शामिल लोगों से ये दोनों बेटे मुलाकातें कर रहे हैं। अब जो भी कुछ होगा अमेरिका की तरफ से, यकीनन इन्हीं चैनल्स को इस्तेमाल करके वाइट हाउस के ऊपर आपको एक प्रेशर बिल्डअप करना है, या कम से कम इमरान खान के लिए एक ऐसा रास्ता तलाश करने के लिए बेटे कोशिशें करेंगे जिसमें उनकी ज़िंदगी को ख़तरा ना हो। उनकी मुलाकात करवा दी जाए और एक ऐसा रास्ता हो जहाँ से इमरान खान इनके चुंगल से निकल आएँ। वो जो कुर्बानी दे रहे हैं, इस कुर्बानी को अमेरिका में ताकतों के सामने रखा जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा जाएगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार था, इसे डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन और काबीना के सामने जो है इसका पोल खोला जाएगा। और फिर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अदालतों के ज़रिए इमरान खान को
पाबंद सलासल किया जा रहा है, जो इंतकाम लिया जा रहा है, इस इंतकाम को बेनकाब किया जाएगा। तो जितने भी इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, इनको भरपूर तरीके से दोनों बेटों ने इस्तेमाल किया और अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। अहम शख्सियात से मुलाकातें हैं और फिर याद रखिएगा कि इन मुलाकातों के अंदर अब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मैं शेयर कर दूँ, और फिर इसके बाद फेज़ 2 में क्या होने जा रहा है। रिचर्ड ग्रेनल ने जी एक्स के ऊपर कासिम और सुलेमान के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि आपको मजबूत रहना होगा। दुनिया भर में करोड़ों लोग सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से तंग आ चुके हैं। आप अकेले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने एक बार फिर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हुए फ्री इमरान खान का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। इस मुलाकात के बाद पीटीआई के कई रहनुमा हामी सार्फिन रिचर्ड ग्रेनल का शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए, और इसके साथ साथ कुछ लोगों ने उनकी मुलाकात के ऊपर जो तबसरा है वो भी किया। अच्छा, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन तमाम मुलाकातों को और जितनी डेवलपमेंट्स इस अमेरिका में दोनों बेटों के हवाले से हो रही हैं, वो ये समझते हैं, यानी अमेरिका में जो सहाफ़ी हैं और जो प्रो पाक पीटीआई सहाफ़ी हैं, या फिर ऐसे लोग जो इक़्तिदार की राहदारियों में कवरेज मुख्तलिफ इंटरनेशनल अखबारात के लिए या फिर थिंक टैंक्स के लिए काम करते हैं, कि ये सब कुछ दिखावा है। रिचर्ड ग्रेनल ने माजी में भी ट्वीट्स की, इसके अलावा बाकी लोग भी कर चुके हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला और अभी भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। ट्वीट की हद तक पुराने ताल्लुकात की बुनियाद पर या पॉलिटिकल एफिलिएशंस के लिए आप इस किस्म की बातें करते हैं, बट अमेरिका अपने मफादात को देखेगा और उन चीज़ों को देख रहा है जो उन्हें पाकिस्तान से मनवानी है, या फिर उनके जो पाकिस्तान से जो जुड़े हुए आपके मफादात हैं उनको दुआम बख्शने के लिए वो उसी रास्ते पर चलेगा जो हमने पिक्चर्स कुछ हफ्ते पहले अमेरिका में देखी और जो खबरें वहाँ से रिपोर्ट हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बुलाया और फिर उनसे राब्ते जो हैं अब बताया जाता है कि तेज़ हो गए, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के सदर को छोड़कर ये तमाम मुलाकातें जो हैं वो की गई। अभी से मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूँ कि अब जो सेकंड फेज़ होगा इसमें दोनों बेटे पाकिस्तान आएंगे, और ये मुनहसर होगा, डिपेंड करता है कि दोनों बेटों का वीज़ा जारी किया जाता है। मैंने आपको इससे पहले भी खबर दी थी कि मेरी इतलात ये बताती हैं कि अगर इमरान खान की रिहाई का मामला वाइट हाउस से इसके ऊपर प्रेशर ना डाला गया या बात नहीं हुई, तो कम अज़ कम ये ज़रूर होगा कि दोनों बेटों की मुलाकात के लिए एक रास्ता हमवार किया जाएगा। दोनों बेटे पाकिस्तान आकर वालिद से मिलेंगे और वापस चले जाएंगे। इससे ज़्यादा इन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी और कुछ गारंटीज़ जो हैं वो ली जाएंगी। आपने ये भी याद रखना है कि मार्को रूबियो की एक इंतहाई अहम मुलाकात जी तय हो गई है, और इसहाक डार साहब से ये मुलाकात तय हुई है, और उसमें जो पाक भारत जंग और फिर इस खत्ते के जो हालात हैं उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। लेकिन बाज़ लोग ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने जी इन्वेस्टमेंट के हवाले से अमेरिका को कुछ ऑफर्स करवाई, और इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में तो एक ही चीज़ आती है, और वो माइंस एंड मिनरल्स हैं, और इनके ऊपर एक पूरा एक प्लान ये किया जा रहा है कि किसी तरह ये जो आप फाटा को केपी में जो जम करने का मामला था, इसे किस तरह से रिवर्स किया जाए, और किस तरह से लोगों को जो ओवर द ईयर्स डेकेड से जो उनको हकूक़ नहीं मिले, वो हकूक़ उनसे दोबारा छीन लिए जाएं। तो इसके ऊपर काम हो रहा है। तो एक ही चीज़ आपके जहन में आती है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहता है और क्या करेगा। तो इन लाइंस के ऊपर बातचीत जो है वो प्लान की गई है। मैं व्यूअर्स आपको एक खबर ये भी दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये 9 मई का पूरा वाक़या हुआ, और एक ऐसी ड्राई क्लीनर मशीन लगाई गई जिसमें अब कौन कौन धुला ये मैं आपको बता देता हूँ, और वफादारों और गद्दारों के दरमियान फ़र्क करने का जो सबक है, ये साना 9 मई में जो सबक था, ये आज पाकिस्तान की कौम के सामने है। सर, दुनिया इसका पोस्टमार्टम कर रही है, इस केस के लकूनास को निकाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसके अंदर कितनी डिस्क्रिपेंसीज थी। 9 माह से एक शख्स खामोश रहता है, लेकिन 9 माह के बाद वो फर बोलना शुरू कर देता है। और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो किस बुनियाद पर थी कि तहरीक आप अगर बाहर होते तो शायद चलाई जाती, और जितने रॉन्ग नंबर्स थे इनके हाथ में पार्टी का कंट्रोल नहीं आना था। शाह महमूद कुरैशी ने आकर हर चीज़ कंट्रोल में कर लेनी थी, और यही वो तकलीफ थी कि इनको आप अंदर रखो, केस बनाओ, और वक्त पड़ने पर इनको जो है, जब हमारी 26वीं तरमीम हम इजीली पास करवा लेंगे, और जहाँ जहाँ भी हमने आईनी अदालत बनानी है हम बना लेंगे, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को कंट्रोल कर लेंगे, या जो कुछ भी हमने करना है, जब हम सब कुछ कर चुकेंगे तो फिर हमने इमरान खान के सच्चे सिपाहियों को और मुखलिस दोस्तों को हम उस वक्त रिहा करेंगे। तो इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल में रखा गया। अब 9 मई से मुतालिक जहाँ इस फैसले पर कई सवालात उठ रहे हैं,
वहाँ एक और अहम सवाल भी इंतहाई अहम है कि इंतज़ामिया जिन लोगों को इन हमलों का जिम्मेदार करार देती है वो लोग आज कहाँ हैं। ठीक हो गया। साने 9 मई के बाद आईजी पंजाब ने मुराद रास को लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमले का मरकजी मुलजिम करार दिया और कहा था कि उसने हमले के लिए 23 फोन कॉल्स की गायब। वाक़े के बाद मुराद रास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 9 मई की मजम्मत की और सारे गुनाह जो है वो माफ़ हो जाते हैं। फिर इतना ही नहीं, मुराद रास साहब पर नवाजिशात की बरसात शुरू हो जाती है। उन्हें इस्तेकाम पार्टी का टिकट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाती है और उसी रोज़ यास्मीन राशिद खुद मुश्ताइल हजूम को, अगर आप वो वीडियोस देखें ना तो ये भी सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगी, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो लाउड स्पीकर से ऐलान कर रही थी कि पीछे हट जाओ, हम यहाँ पे किसी किस्म का इंतशार फैलाने नहीं आए, हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इंतशार चाहते हैं और वो इंतशार फैलाएंगे और हमारी इस तहरीक को ख़राब कर सकते हैं, तो लिहाजा आप पीछे हटें और कोई अंदर नहीं जाएगा। ये ऐलानात होते रहे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। और फिर एक और क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें आफ्ताब इकबाल साहब खड़े हैं और वो यास्मीन राशिद साहिबा के इस ऐलान को एंडोर्स करते हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा ने ऐलान किया कि अंदर कोई नहीं जाएगा और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो तकरीबकारी करेंगे, तो हमें इनकी पहचान करनी है और इन्हें किसी तरह भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देना। लेकिन किसी ने सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई, किसी ने ये नहीं दिखाया कि जब कुछ ऐलानात हो रहे थे तो उस वक्त यास्मीन राशिद साहिबा क्या कह रही हैं। सिर्फ सज़ा इस बात की दी गई कि अगर एक कैंसर सर्वाइवर और कैंसर से लड़ती खातून अगर इमरान खान के लिए डट के खड़ी है तो भाई इसको तो रोको ना। अगर इसको ना रोका, ये बिकने के लिए तैयार नहीं है, ये झुकने के लिए तैयार नहीं है, ये गिरने के लिए तैयार नहीं है, ये सिर्फ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो इसको रोको। और उनको रोका कैसे गया वो आज पूरी कौम ने इन वीडियोस के अंदर देखा है। व्यूअर्स, फिर ये भी याद रखिएगा कि गाड़ी चलाने वाली खदीजा शाह को तो 9 मई में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इसी गाड़ी की छत पर नारे लगाने वाली अंदलीब को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नून लीग में शामिल कर लिया गया। वो अलग बात है कि उन्हें इज्जत ना मिल सकी, लेकिन ये बात सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस सजा और जजा का म्यार था। और सिर्फ यही नहीं, इस 9 मई की आड़ में कई ऐसे लोग भी भेंट चढ़ गए जो इस सारी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं था। मोहसिन अब्बासी नामी एक शख्स, ये मैं आपके साथ कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए, मैं शेयर कर देता हूँ, जिसे साने 9 मई के बाद उठा लिया गया था। उसके पास केस लड़ने तक के पैसे नहीं थे। मोहसिन अब्बास का भतीजा अपने चचा की जमानत के लिए जब कुछ ना मिला तो अपने पालतू मुर्गा साथ ले आया ताकि उसे देकर जमानत करवा सके। फॉरेंसिक और केस की तहकीकात के बाद पता चला कि वो तो केस का मुलजिम भी नहीं, वो तो इस रोज़ लाहौर में मौजूद ही नहीं था जिसे 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। इसी तरह अरसलान नामी लड़का जो खुद तो एहतजाज में शामिल था, लेकिन जब छापों के डर से मफरूर हुआ तो इसकी 3 बहनों को पुलिस ने उठा लिया। उसने बहनों की बाजियाबी के लिए खुद को पेश किया और इस सूरत हाल को देखकर 1997 का वो वक्त याद आ गया दोस्तों, जब मियाँ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया, जब उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को केस जो है वो छोड़कर जाना पड़ा। आज नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी ने 9 मई की सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि इस फुटेज में जो शर अंगेज़ी फैला रहे हैं, जो कोर कमांडर हाउस में दाखिल होकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये लोग कौन हैं और कहाँ हैं। चेहरे ढांपे हुए हैं लोगों ने और आप कहें कि जनाब ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं, तो ये कैसे साबित होगा। तो ये एक इंतहाई मजाक था जो हमने आज पाकिस्तान की अदालतों में देखा और ये फैसले आ रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी इस केस को चैलेंज करने जा रही है और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जी कि ये फैसले कानूनी तकाज़ों को पूरा किए बगैर किए। तहरीक इंसाफ का 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं, हमेशा से ही पीटीआई ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 2 ही गवाह हैं जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं। गवाह पुलिस के मुलाजिम हैं और कहते हैं कि मीटिंग वाले कमरे में मौजूद थे। एक ने सोफे के पीछे, दूसरे ने मेज़ के नीचे से सारी बातें सुन ली। कल तो किसी पर भी मुकदमा बन जाएगा और गवाह कहेगा कि इसने सारा सब कुछ जो है वो अपनी आंखों से देखा, सब कुछ सुन लिया। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का जी आज पंजाब में इजलास हो रहा है और 5 अगस्त की जो हिकमत अमली है ये भी तय की जाएगी। इस पर राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुख्तलिफ केसी में बरी तो कर दिया, लेकिन उनकी रिहाई आसान नहीं दिखाई देती। शाह महमूद अभी भी GHQ हमला केस में भी नामजद हैं और इन्हें इस केस के अंदर शायद सज़ा दे दी जाए। राना सना समेत दीगर हुकूमती रहनुमा ये भी कहते हैं कि अदालती फैसले आइन और कानून के मुताबिक हैं और इनका 5 अगस्त से कोई ताल्लुक नहीं है। सजा याफ्ता अरकान असम्बली नाअहल हो चुके, खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। राना साहब ये भी कहते हैं कि बानी के बेटों को पाकिस्तान वापसी का कोई प्लान नहीं, जबकि PTI क़यादत 5 अगस्त की तहरीक से
ला ताल्लुकी कर चुकी है। देखिए जी, राणा साहब एक बीरबल हैं और एक ऐसे बीरबल जिन्हें इंडक्ट किया गया था इस हुकूमत के अंदर। इनका पाकिस्तान की जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। और राना सनाउल्लाह ये जो बातें कर रहे हैं कि फ़लाँ को हम फ़लाँ मुकदमे में गिरफ्तार करेंगे, ये फ़िरौनियत है। इन तमाम मुकदमात के अंदर सबूत पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन फेल हुई प्रेजेंट करने में, लेकिन इन अदालतों से मर्जी के लिखे हुए फैसलों को पढ़वाया गया और फिर ये जज फैसले सुनाकर भाग गए और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी थी, वो आप करें, लेकिन किसी खैर राना सनाउल्लाह की सज़ा के ऊपर तो हम खुद बोले कि आपके ऊपर जो केस डाला गया मंशियात का, वो गलत केस था। मेरे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अफरीदी साहब आए और मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो हकाइक थे वो हमने कौम के सामने रख दिए और मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ। तो अफरीदी साहब, शहरियार अफरीदी साहब ने बिल्कुल उस केस से ना सिर्फ अपने आप को डिस्टेंस किया बल्कि जो गलती थी उसे तस्लीम भी किया। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब, जब आप कहते हैं ना कि फ़लाँ GSU में भी मुलविस है और फ़लाँ मुकदमे में मुलविस है, तो सिर्फ और सिर्फ ये रोकने के लिए उस तूफ़ान को जो इमरान खान की एक कॉल के ऊपर पाकिस्तान में आ सकता है, उसे रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अगर आप गौर करें ना, हम भी आपको रोज़ाना ये बातें करते हैं जी कि सुनामी PTI का कराची फ़लाँ सड़क के ऊपर और लाहौर निकल आया। आप लोग भी थक गए होंगे ना। फिर इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। पाकिस्तान की आवाम इनको दिन रात बदुआएं दे रही है, गालियां निकाल रही है और जो सरेआम गाली देगा उसका हाल वो बाबा जी जैसा होगा। आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप चलें, अल्टीमेटली आपका अब सवाल जो है वो शुरू हो चुका है और अब आप इसे रोक नहीं सकेंगे, आप जितनी मर्जी प्लानिंग के साथ आएँ। मैं आपको व्यूअर्स एक खबर ये भी दे दूँ कि मरवत को ज़रा भी मुरवत ना आई। मरवत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के जी बड़े एहसान हैं। इनकी वकालत, इनका जिस कुर्सी पर ये कभी फाइज थे, कौन जानता था इन्हें? कोई नहीं जानता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्हें ज्वाइन किया और एक मजबूत आवाज़ के तौर पर इन्हें एक पहचान मिलती है, वो इमरान खान की वजह से थी। इन्हें ख्याल आया, बहुत पहले से मैं इनको रिपोर्ट कर रहा हूँ और मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपना एक सोशल मीडिया बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो खान साहब ने कहा कि बाज आ जाओ, तुम्हें ये इजाज़त नहीं मिलेगी, PTI के साथ सिंक हो जाओ। फिर इन्होंने पीछे हटना पड़ा। फिर उन्होंने कहा जी कि हम अपनी सोशल मीडिया टीम बनाएंगे, PTI वाले मेरा मौक़िफ़ नहीं चलाते। फिर इनको दोबारा शटअप कॉल दी गई। फिर ये ख्वाजा आसिफ के कमरे से निकलते हैं और इनकी हकीकत आपके सामने हमने रखी। फिर ये और भी लोग थे जिनसे मिलते रहे। शेर अफजल मरवत ने anti-PTI तहरीक चलाई। जब ये खुद निकलते हैं तो कहते हैं कि नाम देखें, इस्लामाबाद में मैं निकलूंगा तो तहरीक भी चलेगी और इनको कोई गिरफ्तार भी नहीं करता। ऐसा ही हुआ ना। तो लोगों ने उस वक्त भी, मैंने भी कंसर्न शो किया था कि ऐसा क्या है, जैसा आज अली अमीन गंडापुर के हवाले से हम कहते हैं ना कि KP साहब चले, KP हाउस से लाहौर आ गए, किसी ने आपको गिरफ्तार नहीं किया। शेर अफजल मरवत को भी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर कोई गिरफ्तार नहीं करता। ये रैली निकालते हैं और इन्होंने एक इंप्रेशन दिया कि हम बाहर निकलते हैं तो सब लोग बाहर निकलते हैं। तो शेर अफजल मरवत की हकीकत क्या थी? पार्टी डिसिप्लिन से अपने आप को इन्होंने हमेशा बालातर रखा, इमरान खान के बयानिए से अपने आप को अलग किया और एक वक्त ऐसा भी आ गया कि इमरान खान को भी बुरा भला कहना इन्होंने शुरू कर दिया कि इमरान खान को समझ नहीं आती और आपको ज़्यादा समझ आती है। और जिस तरह आप एक खंबे थे, इमरान खान ने आपके नाम का टिकट जारी किया तो पाकिस्तान की आवाम ने आपको वोट दे दिया। तो सर, ये वो लोग हैं जिन्होंने, जो लाशों पर सियासत करते हैं, जो कैदियों पर सियासत करते हैं, जो इमरान खान के नाम पर सियासत करते हैं। और सिर्फ सियासत नहीं है, ऐसे लोग आपको मिलेंगे पार्टी के अंदर जो इमरान खान के नाम के ऊपर उन्होंने बेशुमार पैसा भी बनाया। बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो बेच रहे हैं इमरान खान को, हर रोज बेचते हैं। तो इन्होंने अब क्या कहा है, इमरान खान के नाम के साथ जोड़कर शोहरत पाने वाले शेर अफजल मरवत पार्टी पॉलिटिक्स के बाद डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जी। इमरान खान की बहन अलीमा खान को गद्दार करार देने लगे। टीवी पर जी बैठे हुए थे तो उन्होंने इल्ज़ामात की बरसात करते हुए कहा कि इमरान खान की बहन अलीमा खानम से खुद नहीं मिलना चाहते, यानी खान साहब नहीं मिलना चाहते अपनी बहन से, तो इसलिए उनकी मुलाकात नहीं हो रही। अच्छा, साजिश ये है कि मुलाकातें आप बंद करवाओ और कह दो जी कि खान साहब ने मना किया कि मेरी मुलाकात, मैंने अलीमा से नहीं मिलना। और ये तफरीक कैसे क्रिएट करें, चूंकि अलीमा बाहर आकर सारी बातें बताती हैं, पार्टी के हवाले से अंदर बताती हैं और इमरान खान की बातें पाकिस्तान की आवाम को बताती हैं। ये वो तकलीफ है और ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने जेल हुकाम को कहा
کلیمہ خانم کو ملاقات کی فہرست سے نکال دیں. وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ کلیمہ خانم کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان نے بیرسٹر سیف کو فائنل سینٹ امیدواروں کی فہرست دی تھی. علیمہ خان نے بیرسٹر سیف کو بلوا کر فہرست کو تبدیل کرے اور بیرسٹر سیف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے فہرست دی ہے، تبدیل نہیں کر سکتا. فہرست میں مشال یوسفی کا بھی نام تھا جو علیمہ خان کو پسند نہیں تھا. سوال یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ اتنا ہی پیچیدہ ہو گیا تھا تو انہوں نے پارٹی کی دیگر لیڈرشپ سے بات کیوں نہیں کی اور اتنا بڑا فیصلہ ایسے کیسے ہونے دیا؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے ان کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے. تو مروت واز اے رانگ نمبر اینڈ اس کی اصلیت اب دنیا کے سامنے ہے کہ یہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. میں کچھ آپ کو آخر میں خبر یہ بھی دے دوں کہ ایک تو جی وہ جو کرنل صاحب تھے ان کی تلاش ابھی بھی جاری ہے. ان کی بیٹی ڈاکٹر، اور آخری فون کال جو آئی اس پہ انہوں نے بتایا کہ ہم ڈوب رہے ہیں، تو اس کے بعد ان کا فون جو ہے وہ بند ہو گیا اور ابھی تک ان کی باڈی نہیں ملی اور گاڑی کا بمپر بھی لائے. اب کہاں ہے؟ جس جگہ یہ ریلا جو گزرا ہے اور پانی بہا کر اس گاڑی کو کہاں لے گیا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. تو سر دس از ریئلی اے سیڈ ڈے فار دا پیپل آف پاکستان اسپیشلی. جو کچھ اس وقت کے بھی میں ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں اور پنجاب میں ہو رہا ہے اور جو اموات ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو صبر عطا کرے. گلگت بلتستان میں جی ایک ڈاکٹر 12 سال کے بعد یہ لودھرا کی فیملی اکٹھی ہوئی تھی اور بتایا جاتا ہے کہ بھائی بیٹا اور جو ان کی اہلیہ ہیں وہ لاپتہ ہیں. ان کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ انہیں بچایا نہیں جا سکا. بارش اور سیلاب سے 5 اموات ہوئی ہیں جی. ناران کھاغان اس وقت بالکل بند ہے اور شرائع کراکم دوبارہ 2 مقامات سے بند ہے. شرائع کراکم کی بندش سے ہزاروں مسافر جگہ جگہ پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ شرائع ریشم چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھلی ہوئی ہے. تاہم شرائع ریشم کو بشام تک بحال کرنے کا کام جاری ہے. دوسری طرف ڈی ایچ اے 5 میں گزشتہ روز بہہ جانا ریٹائرڈ کرنل ان کی بیٹی کا 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا. دریا میں پانی کے بہاؤ میں تیزی کی وجہ سے کھدائی کا عمل تاحال رکا ہوا ہے. ابھی صاحب کو یہ بتائیں کہ دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ اس وقت کس ملک کا ہے اور امریکہ بہت بڑا جی دھچکا لگا امریکہ کو، اور امریکہ کا پاسپورٹ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے اور پاکستان کہاں پہ ہے، جس کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے پاسپورٹ کو پہلے سے زیادہ جو درجہ بندی ہے اس میں اب آپ اوپر دیکھ رہے ہیں. 2025 کی دوسری شش ماہی کے لیے دنیا بھر کے طاقتور ترین پاسپورٹس کی لسٹ جو ہے وہ جاری کی گئی اور پاکستان ایک بار پھر نچلے نمبروں پر موجود ہے. یعنی کوئی ترقی نہیں ہوئی، کوئی بہتری نہیں آپ کو ملے گی. ہیلن اینڈ پارٹنرز کی جولائی سے دسمبر 2025 کے لیے جاری کی گئی فہرست کے مطابق سنگاپور کا پاسپورٹ ایک بار پھر طاقتور ترین قرار دیا گیا. 22 جولائی کی شب جاری کی گئی فہرست میں بتایا گیا کہ سنگاپور پاسپورٹ رکھنے والے افراد 193 ممالک میں ویزے کے بغیر سفر کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو 193 ممالک ایسے ہیں جہاں پر ویزا کی ضرورت نہیں ہے اور آن ارائیول انٹری یا پھر اس کے علاوہ ای ویزا آپ حاصل کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر 2 ایشیائی ممالک ہیں جی، جاپان اور کوریا. اس کے بعد 190 ممالک ویزا فری رسائی آپ کو حاصل ہے. تیسرا نمبر مشترکہ طور پر 6 ممالک کے نام رہا جن کے پاسپورٹ 189 ممالک میں ویزا فری سہولت موجود ہے. یہ ممالک ڈنمارک ہیں، فن لینڈ ہے، فرانس، جرمنی، آئرلینڈ، اٹلی اور اسپین ہے. بیلجیم، آسٹریا، لگزمبرگ، ناروے، پرتگال اور سویڈن کے حصے میں چوتھا نمبر آیا اور ان ممالک کے پاسپورٹ سے 188 ممالک میں ویزا فری رسائی مل سکتی ہے. 187 ممالک میں ویزا فری داخلے کے ساتھ یونان، نیوزی لینڈ، سوئٹزرلینڈ کے پاسپورٹ مشترکہ طور پر 5ویں نمبر پر ہیں. اس فہرست میں سفر کی آسانی پر توجہ مرکوز کر کے ممالک کی درجہ بندی کی جاتی ہے اور امریکی پاسپورٹ 10ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے. یعنی امریکہ میں آپ نے چیکس لگا دیے نا کہ ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کرو، انہوں نے اسرائیل کے خلاف کوئی اگر بات کی ہے وہ چیک کرو، تو ویزا ملنا شاید اتنا آسان نہیں ہے. امریکہ ٹاپ 10 سے باہر نکلنے کے قریب ہے اور بتایا جاتا ہے کہ 20 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ امریکہ کا جو پاسپورٹ تھا اس کی ویلیو یعنی اس کی تنزلی ہوئی ہے اور درجہ بندی نیچے جاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. کون سے پاسپورٹ جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے؟ اس میں ایک تو جی جو ممالک ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. پاکستان کمزور ترین پاسپورٹ رکھنے والا چوتھا ملک قرار پایا. مجموعی طور پر پاکستانی پاسپورٹ کے حصے میں صومالیہ اور یمن کے ساتھ مشترکہ طور پر 96واں نمبر آیا اور اس پر 32 ممالک میں ویزا فری داخلہ ممکن ہے. یعنی آپ کہاں جا سکتے ہیں؟ آپ کینیا جا سکتے ہیں، اس جیسے ممالک میں آپ جا سکتے ہیں. پاکستان سے نیچے عراق ہے، شام ہے اور افغانستان، اور پاکستان سے اوپر جی نیپال ہے، لیبیا ہے، فلسطین،
लिबिया 95 उसका नंबर है जी, फ़लस्तीन, एरिट्रिया और बांग्लादेश 94, यानी फ़लस्तीन से भी जो बुरे हालात हैं वो पाकिस्तान के हैं, और शुमाली कोरिया 93, सूडान 92, श्रीलंका और ईरान 91 नंबर पर मौजूद हैं। लेकिन अमेरिका के हवाले से ये बुरी खबर है अमेरिका के लिए कि उनके पासपोर्ट में जो ताकतवर पासपोर्ट तस्वुर किया जाता था, अब ये एक तनज़ली हमें देखने को मिल रही है। ये इस वक्त की सूरत हाल है। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।